देश दुनिया में क्या हो रहा है, इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। और आज पुनः हम अपने उस राज्य में पहुंचते हैं जिसे कहा जाता है धान का कटोरा, यानी छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से आदरणीय श्री गजेंद्र चंद्राकर जी, जो बीज संरक्षक भी हैं और बीज संवर्धन करते हैं। आप गोविंद जैविक उत्पाद केंद्र को चलाते हैं और आज आप बात रखेंगे कि किस तरह से आप बीजों का, खासकर धान के बीजों का संरक्षण कर रहे हैं, और कब से आपने ये यात्रा शुरू की, और इस यात्रा में क्या-क्या चुनौतियां आपको दिखती हैं, आप फेस करते हैं। आपका परिचय आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर ने हमसे करवाया, और आपका आदरणीय सभी सदस्यों के माध्यम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय गजेंद्र चंद्राकर सर, आप अपनी बात रखिएगा कि अपने गांव के बारे में, उस गांव के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, कि जो क्षेत्र और उस प्रदेश के बारे में जो धान की सैकड़ों प्रजातियों को बचाता आया है, और आपने इसमें कैसे प्रवेश किया, कैसे आपको लगा कि मुझे भी इस बीजों की कहानी में आगे बढ़ना है। जी, आदरणीय चंद्राकर सर। आदरणीय गजेंद्र भैया जी, आप अपना कैमरा जो है वो थोड़ा सीधा करिए। हाँ, सीधा करिए, खड़ा करिए मोबाइल। आपने आड़ा कर दिया है, आपको खड़ा करना है। जी 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 जी। हाँ, अब हाँ, ठीक है, ठीक है। जी जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। आप सभी को प्रणाम करते हुए आदरणीय दिनेश जी का धन्यवाद करते हुए, और मुकेश भैया जो बुलंदशहर से हैं, जो आज का योगा सेशन लिए हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा यात्रा बहुत लंबा नहीं है, चूंकि आवाज बराबर आ रही है ना आपको? जी हाँ जी, अच्छी आवाज जी। हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअल में जी। तो मैंने सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम गजेंद्र चंद्राकर है, और मैंने बीज संरक्षण संवर्धन का कार्य 2008 में प्रारंभ किया, जिसमें मैं दो बीजों के लेके दो बीज और 2 एकड़ जमीन लेके चालू किया था, जिसमें मुझे पहले वर्ष ही सफलता मिली, और फिर आगे बढ़ते गया। तो 2 बीज से लेकर के प्रारंभ किया था, वो धीरे 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 लगभग धान के 70 प्रजाति का संरक्षण संवर्धन तक पहुंचा था, जिसको मैं किसानों को बीज देता भी था और किसानों से पुनः वापस ले लेता था। मतलब एक प्रकार से बीज बैंक की ही परिकल्पना थी हमारी। तो बीज बैंक का कार्य हमने 2012 में प्रारंभ किया था, क्योंकि हमारा भी प्रदेश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। ज़्यादातर फॉरेस्ट इलाका है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो धीरे 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 बीज इकट्ठा करना प्रारंभ किया था, जिसमें धान, मुख्य रूप से धान का बीज रहा। उसके बाद कुछ लौकी का बीज इकट्ठा किए थे, कुछ बैगन का बीज इकट्ठा किए थे, कुछ सब्जियों का, जैसे सब्जियों में सेम है, बरबट्टी है, इस टाइप के जो बीज है सब धीरे धीरे इकट्ठा किए थे। मगर संयोग उसको बचा पाने में नहीं, विशेष नहीं रहा इसको, सब्जियों के बीज को, इसलिए कि हमारे यहाँ बंदर का बड़ा परेशानी है। तो अपने हिस्से का तो खैर ले जाते थे, लेकिन बीज भी नहीं बच पाता था उसमें। तो और भी किसानों को दे रखे हैं, उसमें कुछ है बचा हुआ है। तो हमने
जो 2 बीज का जो प्रारंभ किए थे वहां से, जिसमें एक तो जमा फूल है। जमा फूल हमारे यहाँ का सेंटेड वैरायटी है, जिसका चावल बड़ा खुशबूदार रहता है और प्रायः जमा फूल चलता है। जमा फूल विष्णुभोग जो है यहाँ पे चलता है ज़्यादातर। तो धीरे धीरे जो है बीज जो है इकट्ठा होते चले गया, बीज बांटते चले गए। मुख्य रूप से अभी हमारा जो वो है उद्देश्य है, वो है कर्ज मुक्त किसान। जो आज किसान अभी कर्ज में जो दबा हुआ है उसको दूर करने का एक मुहिम है, विष रहित अन्न और कर्ज मुक्त किसान। तो अभी हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे लोगों की जो थाली है वो विष रहित कैसे हो। इसलिए कि हम जब शहर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि शहर में हर 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर में एक बड़ा हॉस्पिटल नजर आता है। तो इससे हमको होती है बड़ी घृणा। घृणा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जो किसानों के जो हक में जो जाना चाहिए, किसान यदि विष मुक्त खेती करता है तो निश्चित तौर पे हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जैसा खाएगा, जैसा अन्न रहेगा वैसा मन रहेगा और वैसी शरीर की निर्मित होगी। तो हमारा उद्देश्य एकदम सरल साफ सुथरा है, विष रहित अन्न लोगों के थाली तक पहुंचाने का, और किसान भी कर्ज मुक्त हो जाए ताकि किसान कुपोषित न रहे किसी भी प्रकार से। ज्यादातर किसानों के ऊपर तो किसी सरकार ने विशेष रुचि नहीं ली। तो हमारा जो परिकल्पना है वो कर्ज मुक्त किसान की परिकल्पना है। मेरे एक रोचक कहानी है ब्लैक राइस के ऊपर। जैसे पिछले हमारे वक्ता उड़ीसा वाले भाई साहब ने उनका उद्बोधन सुना था मैंने। तो हमारा एक रोचक कहानी है इसमें बीज संरक्षण के ऊपर से। मैं 2017 में चेन्नई गया था। तो चेन्नई में स्टॉल लगा था अन्ना कॉलेज में। वहाँ पे लगभग 350-400 स्टॉल रहा होगा, उसमें एक हमारा स्टॉल भी था। तो उस स्टॉल में विभिन्न प्रकार के बीज विभिन्न क्षेत्रों से, भारत के हर कोने से वहाँ पे पहुँचे थे किसान भाई लोग, जिसमें मुझे एक बीज देखने को मिला है। ऑलरेडी मैं कृष्णम वैरायटी का संरक्षण संवर्धन कर रहा था ब्लैक राइस में, और एक चखाव वैरायटी था। तो मेरे पास 2 ही वैरायटी थे उस समय। तो दूसरा वैरायटी जो तीसरा वैरायटी, 2 वैरायटी तो थे ही, तीसरा वैरायटी के लिए मैंने प्रयास किया। तो एक स्टॉल में हमारे असम के एक भाई साहब बर्मा ब्लैक लेके आए थे, जिसका नाम बर्मा ब्लैक बताया उन्होंने। तो बर्मा ब्लैक डिस्प्ले के लिए, खाली वो अपने टेबल में खाली डिस्प्ले के लिए और भी वैरायटी रखे हुए थे, जिसमें से एक वैरायटी का नाम था बर्मा ब्लैक। बर्मा ब्लैक थोड़ा सा रखा हुआ था, लगभग 200 ग्राम 250 ग्राम के आसपास रखा होगा एक बॉटल में। तो मैंने पूछा भाई साहब से, भाई साहब इसमें से 10-20 दाना हमको दे सकते हैं क्या आप करके। तो उन्होंने बोला कि भैया हम डिस्प्ले के लिए लेके आए हैं, जाते जाते जरूर आपको दे देंगे। ऐसा आश्वासन दिया था उन्होंने मुझे। तो मैं बोला ठीक है भाई, सहमति आपकी यदि है तो हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अब मैं अपनी स्टॉल की ओर आ गया। 3 दिन का वहाँ पे एग्जीबिशन था। तो लास्ट दिन जो है, जब विदा होने की बारी आई, तो मैं सबसे पहले भाई साहब के पास चला गया और भाई साहब को बोल के रखा था चूंकि। तो उसने उस बीज को, मतलब बीज देने से पहले, मतलब स्टॉल में मैं पहुंचा नहीं था, उससे पहले वो निकल चुके थे।
तो मैं बोला कि अरे यार भाई साहब, तो फिर मैं बीज लेने वाला था, इन चले गए ऐसे करके। थोड़ा सा निराशा हुई, लेकिन मैं बोला कि चलो ठीक है, प्रयास किया जाए करके। वो जो टेबल लगा हुआ था उसके नीचे कपड़ा वगैरह लगा था, उसके नीचे मैं कुछ बीज मिला, देखा तो लगभग 6 दाने थे उसमें, बर्मा ब्लैक के। उस 6 दाने को मैंने उठाया, और उठाने के बाद में मैं आ गया घर अपने वापस। फिर जून में जब नर्सरी की बारी आई, नर्सरी डालने की जब बारी आई, तो जिस जमीन में हमको नर्सरी डालना था उसकी तैयारी वगैरह करके, ये बर्मा ब्लैक का जो 6 दाना था उसको मैं भिगाने के लिए अपने सहयोगी को दे दिया। इसको भिगाओ, चलो डालते हैं नर्सरी करके। उसमें 17-18 वैरायटी और लगा हुआ था। तो उसने जिज्ञासावश एक दाना को छील लिया, ये है क्या, ऐसे करके। तो छील लिया तो एकदम डार्क ब्लैक निकला उसका चावल जो है। उनको भी उत्सुकता हुई। फिर मैंने कहा कि भाई देखो, ये तो छील दिया तुमने, एक बीज खराब कर दिया। अब हमारे पास बचे 5 बीज, तो 5 बीज का बराबर जर्मिनेशन हुआ। ये 2017 की बात है। फिर जर्मिनेशन 5 बीजों का हुआ, तो हमने 5 बीज बकायदा रोपाई कर दिया। रोपाई करने के बाद में हुआ यूं कि जब बाली पकने की बारी आई, पौधा जब सूख रहा था, मैंने 7-8 दिन में कटने के कगार पे था, तो उसी बीच में मैं गौशाला से एक गैया छूट के, वो 17-18 वैरायटी जिस जहाँ पे लगा था उसमें बहुत सारे वैरायटी को नुकसान पहुंचा दिया उसने। फिर बोला मैं, अरे अरे, तुम बोला नुकसान हो गया। फिर नीचे जो गिरा था उसमें 2-3 बाली थी, उसको उठाया, फिर जीरो से फिर प्रारंभ किया। तो धीरे 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 इकट्ठा करते गए, और 25 में ये 25 बोलता हूँ, ये अपने 22 में, 2022 में हमने उसको 25 टन की एक गाड़ी लगाई। ऑलरेडी हमारा कृष्णम वैरायटी में चल ही रहा था, हमारे बीज संरक्षण संवर्धन का काम चल ही रहा था। तो बड़ी उत्सुकता हुई कि हम यदि 5 दाने से लेकर के एक ट्रक मैंने 25 टन की गाड़ी लगा सकते हैं, तो क्यों ना इस बीज को संरक्षण किया जाए। फिर ईश्वर ने नहीं चाहा कि ये बीज ज्यादा मात्रा में बढ़े। फिर अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है अब, क्योंकि लेट वैरायटी 160 दिन में पकता है, तो उसमें हमारे किसानों ने ज्यादा रुचि नहीं लिया। और भी दूसरा वैरायटी अभी कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा रुचि है उन लोगों को, प्रोडक्शन भी बढ़िया है। तो ऐसा हमारा जो बीज का जो ये है, मैंने सबसे कम मात्रा में हमने 25 टन तक की गाड़ी लगाई। ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात है और प्रेरणादायी है। हम अपने किसानों को बोलते हैं ऐसा, क्योंकि हमारा एक एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हमारा, उसमें लगभग 550 मेंबर है, और 550 मेंबर में 60-70 मेंबर जो है ब्लैक राइस के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। एक से एक प्रोडक्शन लेने वाले किसान हैं। तो उन्होंने बढ़िया प्रोडक्शन करके कंपनी को देते हैं, और कंपनी के माध्यम से उस बीज का फिर चावल के लिए उसको निकालते हैं, सेल आउट करते हैं। तो उससे हमारे किसानों को भी समृद्धि बढ़ती है, और हमारे कंपनी को भी संबल मिलता है। तो ऐसा हमारा छोटा छोटा है। और भी जैसे वैरायटी है अपना सुआपंखी वैरायटी है। खैर सुआपंखी का तो बीज ज़्यादा बिकता नहीं है, मतलब बिकता नहीं मैंने ज़्यादा किसान रुचि नहीं लेते, वो भी लेट वैरायटी है, प्रोडक्शन चूँकि कम है इसलिए उसको लेते नहीं है ज़्यादातर। बाकी सेंटेड वैरायटी है एरोमेटिक में, तो एरोमेटिक जो वैरायटी, जितने भी वैरायटी है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं खाने वाले लोग जो है। एरोमेटिक में 16-17 वैरायटी है हमारे पास। जवा फूल हो गया, विष्णु हो गया, अपना राम जीरा हो गया, लोहंदी हो गया, इस टाइप का
मेडिसिनल वैरायटी और एरोमेटिक वैरायटी, ऐसे अभी लगभग कुल हमारे पास लगभग 50 वैरायटी है, जिसको अपन लगभग 20 एकड़ जमीन में हम लोग लगाते हैं ये सारे वैरायटी को, जिसमें ब्लैक राइस सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ब्लैक राइस को हम लोग कमर्शियल टाइप में करते हैं। बाकी संरक्षण संवर्धन का काम जो है देसी बीज का जो है चल ही रहा है। तो ऐसा हमारा छोटा यात्रा है, तो इस टाइप का है हमारा। और बहुत बहुत बड़ा कहानी तो हमारा चूंकि है नहीं, इसलिए छोटा सा है। दिनेश जी जी। जी आपने कही ये छोटी कहानी जो जी 5 बीजों से शुरुआत की जी और 25 टन तक आपने इसे पहुंचाया। जी फिर जी जी इसको जी जी इसको जी धीरे धीरे आप आगे बढ़ा रहे हैं किसानों के से मिल करके। जी और किसान जो एफपीओ के माध्यम से भी जो 550 मेंबर्स हैं वो अधिकतर चावल का ही उत्पादन करते जी। हैं जिसमें से। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो प्रोडक्शन है वो चावल का ही है दिनेश जी। जी जी। तो अब ये बात आती है कि जैसे इसमें रोग आते होंगे। अब लेकिन जी खेती की जो आप तैयारी करते हैं बीजों को उत्पादन के लिए, फिर इसके पोषण के लिए, फिर रोग के लिए आप किस तरह से इसे आगे बढ़ाते हैं? यानी जो खेती की तैयारी से लेकर के और खेती का अगर ये देखा जाए कि हम उसे आप बीज संरक्षण तक की बात, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया आप अपनाते हैं? जैविक पद्धति से अपनाते हैं या फिर रसायनों का भी कुछ प्रयोग करते हैं या पूर्ण तरह आप प्राकृतिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम साफ सुथरा है, विष रहित। क्योंकि विष रहित हमारी परिकल्पना है और विष रहित हम लोग खेती करते हैं, तो निश्चित तौर पे इसमें या तो आप जैविक बोल सकते हैं सरल भाषा में, प्राकृतिक बोल सकते हैं, नैसर्गिक बोल सकते हैं, गौ आधारित बोल सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है गौ आधारित तो है ही, विष रहित। जैविक भी बोलते हैं, वो भी विष रहित है। इसलिए विष रहित है कि हमारा खेती करने का ढंग अलग है, बाजू वाले किसान का अलग है, तो सब अलग अलग मेथड से करते हैं चूंकि। और हम लोग इसका नाम देते हैं जैविक, क्योंकि हम लोग जो हमारा जो संगठन है उसमें ज्यादातर लोग जो है आदरणीय सुभाष पालेकर जी के विधि से करते हैं। सुभाष पालेकर जी जो है, उनका जो जीवामृत बनाने का तरीका है, बीजामृत है, उनका जो है निमास्त्र है, अग्नियास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब बनाने का जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारा खेती हो जाता है, कर लेते हैं उसमें, और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी जी। तो बीज संरक्षण के सिलसिले में आपने धान के अलावा सब्जियों की जो बात की, तो कहा कि जी बंदरों का बड़ा प्रकोप है तो सब्जियों के बीजों को नहीं बचा पाते आप। तो जी और इस तरह से अगर केवल धान की ही बात करें तो धान के बीज या धान के जो फसल है उसको बेचने से अगर ये पूछा जाए आपसे कि साल भर में कितना खर्चा आ जाता है और कितनी आमदनी होती है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बीजों सब्जियों के बीज नहीं बचा पाए, उसका मुख्य कारण तो बंदर ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि बंदरों का जो झुंड है वो लगभग हमारे यहाँ 50-60 के झुंड में आते हैं, और आपके नज़र के सामने सब उतार लेते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा है। मतलब यदि कमजोर दिल वाला हो तो बंदर जो है डरा भी देते हैं। ऐसा है। तो सब्जियों का बीज हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं, उसका कारण बंदर है। और दूसरी बात यह है कि धान का जो है, धान को चूंकि बंदर डायरेक्ट नुकसान नहीं करता, सुअर जरूर नुकसान कर लेते हैं, लेकिन सुअर का बहुत ज्यादा प्रकोप नहीं है धान के ऊपर। और धान जो है अभी हम लोग संगठन के रूप में भी कर रहे हैं उसको, संगठन में मतलब ब्लैक राइस को, विशेष तौर के ब्लैक राइस का जो वैरायटी है उसको
कंबाइन में मतलब हमारे जो ओजस्वी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी है, उसमें उसके जो किसान है 60-70 किसान ऐसे हैं जो ब्लैक राइस का ही काम करते हैं। तो उनको बीज देते हैं, मैंने एक बार दे दिए थे, वो बीज अपन रखते हैं, बीज बार बार बीज लेने की आवश्यकता नहीं है, हर बार पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार बीज दे दिए थे उसको अपने लिए बीज भी बना लेते हैं और उसको वापस जो जितना एक्स्ट्रा होता है उसको वापस कंपनी को दे देते हैं। तो कंपनी से फिर बीज को चावल के लिए हम लोग इकट्ठा करके उसको फिर सेल आउट कर देते हैं मार्केट में। यानी इससे आमदनी जो है जी आमदनी जो है, हमारा जो उद्देश्य है, कम से कम एक किसान को 1 एकड़ में 1 लाख रुपए के शुद्ध लाभ, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, चना हो, मूंग हो। ज़्यादातर हमारे यहाँ किसान लोग तो दोनों फसल में धान लगाते हैं, लेकिन एक किसान को 1 एकड़ में कम से कम 1 लाख रुपया की शुद्ध आमदनी हो, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और बहुत लोग सफल भी हैं, बहुत लोग अभी सफलता के कगार में पहुंच रहे हैं, ऐसी स्थिति परिस्थिति है जी। जी। तो धान के अलावा जो आपके खेत होंगे, तो खेतों में और क्या क्या जैव विविधता देखने को मिलेगी? धान के अलावा धान तो हमारा मुख्य फसल है छत्तीसगढ़ का, इसलिए कि छत्तीसगढ़ का जो जलवायु है और छत्तीसगढ़ का जो खेतों का जो बनावट है वो धान के लिए ही बना है। मतलब बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा मेड़ जिसमें पानी रुक जाए और गहरा खेत, चूंकि उस धान के लिए पानी भरा रहना चाहिए, तो इस टाइप का बनावट है खेतों का। तो मुख्य फसल हमारा धान है। और धान कटने के बाद में जिनके पास आपासी का साधन नहीं है या कमजोर है, तो उन लोग मुख्य रूप से धान के बाद चना लेते हैं। तो चना का जो भी प्रोडक्शन 6 कुंटल से लेकर के 10 कुंटल 12 कुंटल तक निकल जाता है, तो उससे भी अच्छा बेनिफिट मिलता है किसानों को। और चना के बाद में मूंग भी लेते हैं बहुत किसान जो है, और कुछ लोग ढेंचा लगा देते हैं हरी खाद के लिए। तो ऐसा फसलों का चयन ऐसा कर लेते हैं। और मैं भी ढेंचा लगाता हूँ, मैं खुद भी अपने खेतों में चना के बाद में कुछ अलसी भी लगाते हैं, कुछ अभी लगा हुआ है, अलसी है, सरसों है, गेहूं है। तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा अपन बीज बच भी जाए और लोगों को उसका बेनिफिट मिल जाए, ऐसा उद्देश्य है जी। और अगर कहें कि जो बड़े पेड़ पौधे हैं, यानी धान तो सिर्फ अपने धान्य फसलें हैं, लेकिन अन्य जो पेड़ पौधे दिखने को मिलते होंगे, तो आपकी जो खेतों में मुख्यतः होंगे, तो कितनी प्रजातियां या क्या क्या पेड़ पौधे हैं? मैं यदि बात करूं पेड़ पौधे की, तो मेरे यहाँ ज़्यादातर अर्जुन, मतलब कहुआ जो जिसको बोलते हैं, अर्जुन का जो पेड़ है वो ज़्यादातर मेड़ के किनारे किनारे रहता है, माने प्राकृतिक रूप से ऑलरेडी होता ही है। और दूसरा है बबूल। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से अर्जुन और बबूल 2 पेड़ ऐसे हैं कि हर खेत में आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी सब लगाते हैं, आम लगा लेते हैं फलदार वृक्ष के रूप में। जैसे मेरे 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 पास एक बगीचा है आम का छोटा सा, तो आम का बगीचा के बीच बीच में सब्जियों का भी काम कर लेते हैं घर खाने के लिए, और ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता उसमें, क्षति नहीं पहुंचता जो है। जी। ऐसा है छोटा और अब हम अगर इस बात पे आए कि आपने कहानी बताई कि दो दो प्रजातियों से अपने खेतों में बीज संरक्षण, धान के बीजों का संरक्षण आगे बढ़ाया, उत्पादन आगे बढ़ाया, और बाद में जो 5 बीज आपको मिले, जो ब्रह्मा प्लेट आपने कहा, वो आगे बढ़ाया। जी। लेकिन ये जो आपके मन में धान को लेकर के, धान के संरक्षण को लेकर के, धान के उत्पादन को लेकर के किसने प्रेरणा जगाई कि हम इस दिशा में आगे बढ़े और बाद में एफपीओ का भी निर्माण करें? लेकिन शुरुआती दौर में ये प्रेरणा जगी कैसे?
देखिए यहाँ पे देसी बीज संरक्षण संवर्धन का काम ये प्रहलाद भैया के ग्रुप वाले लोग कर रहे थे ऑलरेडी। प्रहलाद भैया दुर्ग में निवासरत है, तो उनका एक ग्रुप जो है ऑलरेडी कर रहे थे। तो वहाँ पे मुझे एक बार बुलाया गया। मैंने जब काम प्रारंभ किया था अपने घरेलू बीज से ही चालू किया था चूंकि, तो उसमें एक बार मुझे बुलाया गया, ये 2008-9 की बात होगी। तो उस समय मैं गया तो वहाँ पे 10-20 ऐसे किसान थे जो थोड़ा थोड़ा सब विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीजों का संरक्षण संवर्धन का काम कर रहे थे। तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, वास्तविक में देसी बीज बचाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देसी बीज में ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का बोलने से के आशा ये है कि देसी बीज का जो कहना चाहिए कि टेस्ट तो खैर अलग चीज हो गया, लेकिन एनर्जेटिक रहता है, ऊर्जा प्रदान करता है देसी बीज जो है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि देसी बीज ही यदि अपन खाएं तो किसी प्रकार का देसी बीज से बना हुआ जो सब्जी वगैरह है खाएं तो उसमें ऊर्जा का भंडार है, ऐसा बोल सकते हैं। और हाइब्रिड बीज में भी हम लोग टेस्ट किए थे तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। भरण पोषण के लिए ठीक है, लेकिन ऊर्जा उसके अंदर नहीं है। ये हम लोग टेस्ट किए हैं, ऐसा है जी। तो वो भूमि जो कि कर्म भूमि रही है डॉक्टर सारिया जी की, जी, उससे उससे क्या आप यानी उनके बारे में सुनते थे कि उन्होंने यहाँ पे बड़ा कार्य किया, फिर विश्वविद्यालय में कार्य किया, उनसे जी, भी कुछ जी, जी। प्रेरणा आगे बढ़ी क्या? डॉक्टर रिचारिया साहब जो है उनका, मैं उनको एक्चुअल में मैं पहले नहीं जानता था। जब प्रहलाद भैया लोगों के ग्रुप में जब मैं गया तो वहीं मुझे डॉक्टर रिचारिया साहब के बारे में जानने का अवसर मिला। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे महान दूती हमारे बीच में रहे हैं, जिन्होंने एक एक किसान के घर जाके, एक एक खरही में जाके, खरही बोलने का आशय कुछ लोग यदि नहीं जानते होंगे तो खरही बोलने का मतलब जो धान को इकट्ठा करके जो खलिहान में जो रखते हैं, तो वहां से एक एक बीज चुन चुन के इकट्ठा किए हैं। उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित है बहुत। जो है, जो आज हमको देखने को जो मिल रहा है वो उन्हीं के बदौलत है, उन्हीं के परिश्रम के बदौलत हमको आज मिल रहा है। कम से कम एक जानकारी तो होगी लोगों की कि हाँ, इतना बीज रिचारिया साहब ने कलेक्शन किया है। तो लगभग हमारे यहाँ 24,000 किस्म धान का जिसमें कलेक्शन किए थे, जिसमें मेडिसिनल वैरायटी था, जिसमें एरोमेटिक वैरायटी था, जिसमें कॉमन वैरायटी था, लेकिन सब में औषधि गुण सब में बराबर पाया जाता था, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। इस टाइप के रिचारिया साहब कलेक्शन किए थे। और 3 वैरायटी का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कैंसर रोधक है, मतलब कैंसर क्योर भी करता है। वो वैरायटी जो है, एक है लाइचा, दूसरा है अ, मैं भूल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। 3 वैरायटी कैंसर क्योर करने वाला वैरायटी है। हमने प्रयास भी किया उसको उगाने का, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में चूंकि लेट वैरायटी है तो अपन कलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी ज़्यादातर ब्लैक राइस के में ही काम कर रहे हैं, तो बाकी बीजों के ऊपर अभी और भी काम होना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे उस काम को। तो ऐसा है आदरणीय जी। तो आपने जो बीजों की संरक्षण की बात की, खासकर धान के संरक्षण की बात, उसमें जो 50 प्रजातियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें 5 बीजों की जो कहानी सबसे रोचक आपकी कहानी में लगती है कि कैसे जी। 5 बीजों को लेकर के 2017 से और 2022 के बीच आपने एक सफलता प्राप्त करी। और जी, वास्तव में यही एक प्रेरणादायक बात है, जिसको हम ये समझते हैं कि एक अकेला बीज पूरी दुनिया का भोजन पोषण करने में किस तरह से कामयाब रहता है, किस तरह से सक्षम रहता है। और वही धन्य प्रजातियां, वही बीज,
वही हमारी जो देसी प्रजातियां हैं हमारे अन्नों की, वो जी निश्चित ही हमारे भरण पोषण के लिए सक्षम है। जहाँ हम हाइब्रिड या जीएमओ सीड कहते हैं, उस वो कहीं पीछे रह जाते हैं। हाँ, उनमें नए प्रयोग तो होते हैं, लेकिन वो एक बार जमीन में डालने के बाद फसल जब निकलती है तो दोबारा वो नपुंसक हो जाते हैं और नहीं दे पाते हैं अपना प्रोडक्शन आगे। तो ये बात सामने आई कि हम कम बीजों से लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं और इस तरह का एक चमत्कार, बीजों का चमत्कार देख सकते हैं। और अब मैं आदरणीय सदस्यों से, योगहारी बंधुओं के पास जाना चाहूँगा और निवेदन करूँगा कि अपना हैंड रेज़ करें यदि कोई प्रश्न आपके मध्य हो। और इसी क्रम में योगहार टीम से संभवतः आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब या संभवतः आदरणीय रंजना दीदी जी का हैंड रेज़ है, कृपया आप बात रखिएगा। और तत्पश्चात आदरणीय जी धन्यवाद दिनेश भैया। और आज की हमारी योग की कक्षा अतिशय सुंदर मुकेश भैया ने छत्तीसगढ़ से ली, और आज के हमारे मुख्य वक्ता जी भी आदरणीय गजेंद्र जी छत्तीसगढ़ से, और मैं इनका बहुत बहुत मनपूर्वक योगहार मंच पर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ जो कार्य कर रहे बीजों के ऊपर, खास तौर से धान के ऊपर, और उन्होंने जैसे 2 बीज से या 2 एकड़ से शुरू किया, और उन्होंने वैसे कहा तो था कि पहले ही वर्ष उनको सफलता मिली। तो मैं थोड़ा-सा उनका जो अनुभव है पहले वर्ष कहते हैं कि थोड़ा कठिन जाता है और आपको पहले वर्ष सफलता मिली। तो थोड़ा-सा अपना अनुभव, सफलता के अनुभव बताइए, और फिर बाद में दूसरे सवाल होगा मैं। जी बहन जी जी। अब मेरा जो सफलता है वो वही है कि जो मैं पूर्व में जो कोशिश किया था बताने का, मैंने 2 एकड़ से प्रारंभ किया था। दो प्रकार के बीज को लेकर के, एक जमा फूल था और एक अर्ली वैरायटी था जो अपन मेडिसिनल के रूप में लेते हैं। अर्ली वैरायटी यहाँ का लोकल छत्तीसगढ़ का, तो वो दोनों वैरायटी को लेके मैं चालू किया तो मुझे अपार सफलता मिली। उस समय लगभग 12 क्विंटल के आसपास मुझे जमा फूल में मिला था उस दरमियान में, और जो 10 क्विंटल 7 क्विंटल 8 क्विंटल से ज़्यादा होता नहीं है चूँकि, तो उससे 12 क्विंटल जब मिला तो मुझे लगा कि हाँ, ये प्राकृतिक में यदि 12 क्विंटल हो रहा है तो हम जहर से मुक्त हो जाएं। इसमें इसका प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है। तो प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से किसानों को हम बता पाए कि वास्तविक में इसका प्रोडक्शन आता है बढ़िया। तो अवगत कराए किसानों को, तो किसान लोग फिर हमारे खेत का विजिट किए कि हाँ यार, पौधा तो बहुत अच्छा है, इसका स्ट्रांग है। तो धीरे धीरे फिर प्रचार प्रसार चालू हुआ, और मैं अपने जिला का, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला का निवासी हूँ चूँकि, तो मेरे जिला का मैं पहला किसान हूँ प्राकृतिक खेती के तरफ। पहले तो सब करते थे ऑलरेडी, 60-70 के पहले तक तो सब प्राकृतिक खेती ही करते थे, लेकिन बीच में जहर जैसे ही आया उसके बाद मैंने धमतरी जिला में पहला कार्य प्रारंभ किया अपना। आज धमतरी जिला में एक, चूंकि धमतरी जिला जो है एशिया महाद्वीप के सबसे ज़्यादा जहर डालने वाला जिला है, ऐसा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा जहर का खपत यहीं पे होता है, क्योंकि गंगरेल बांध का पानी आता है और यहाँ पे ट्यूबवेल का बहुत ज़्यादा साधन है। तो दोनों फसल में धान होने की वजह से बहुत ज़्यादा जहर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उसमें से एक प्रकार से, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, करगा करगा मतलब तो जो धान बहुत माने जो मुख्य जो वैरायटी रहता है उसमें एक दूसरा प्रजाति का धान आ जाता है, उस टाइप का कार्य मेरा रहा है। इसलिए मुझे
एक कहना चाहिए कि एक बढ़िया सम्मान भी मिलता है उसमें कि हाँ यार एक आदमी जो कर रहा है प्रेरणादायी है। और इसमें राज्य शासन द्वारा और विभिन्न संगठनों द्वारा सम्मान प्राप्त भी हुआ है। तो इस टाइप का है मेरी कहानी जो है, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अतिशय सुंदर कहानी है। और जैसा जी कि आपने 2008 से पहले केमिकल युक्त खेती का उपयोग किया था, तो आपको तब आप को कितना उत्पन्न हुआ था? बहन जी, एक्चुअल में क्या है, जब केमिकल खेती करते थे तो हम लोग कर्ज में दबे रहते थे। सच्चाई बात यह है, चेहरे में मायूसी रहता था। खेती तो आज भी उतना ही है जितना पहले था। खेती में कोई फेरबदल हुआ है या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन आड़तिया के ब्याज तले हम लोग दबे रहते थे। हमारे यहाँ जो है मंडी में आड़त का प्रथा है। तो अड़तिया एट ए टाइम हमारे पास, मतलब अड़तिया जो है जब भी जरूरत पड़ता था अड़तिया से पैसा लाते थे। और आज हमारे पास 1 रुपए का कर्ज नहीं है। तो विशेष जाहिर सुंदर। सी बात है कि हमको उत्पादन उसमें ज़्यादा मिला होगा, या हमको इनकम ज़्यादा मिला होगा, या हमारा खर्च कम हुआ होगा खेती में। ऐसा कुल मिला के समावेश ऐसा है कि आज हम कर्ज मुक्त हैं। जी बहन जी। जी जी, तो आप इसमें कर्ज मुक्त हैं, ये तो बधाई है आपके माध्यम से आपके किसानों के लिए भी कि जी बहुत ही सुंदर ये बात रही है कि जहाँ केमिकल खेती करते थे कर्ज में डूबे रहने की बात आपने रखी, वहीं इन 2008 के बाद आप आगे बढ़े और विश्व मुक्त खेती से कर्ज मुक्त जो आपने शब्द रखा था उसको साकार भी जी, किया है। विश्व मुक्त अन्न और कर्ज मुक्त किसान। जी जी, विष मुक्त अन्न और कर्ज मुक्त किसान। जी किसान जी जी जी, ये जो जी है इसी पर ही हम हमारे जो किसान अभी काम कर रहे हैं। और आपकी ये जो बात है ये सच में सभी किसानों के लिए प्रेरणादायी रहेगी, क्योंकि जो विष मुक्त है ये हमारा योगाहार मंच, हम इसी पर काम कर रहे हैं। और फिर मैं अब दूसरा सवाल मेरा ये है और कि आपने विष मुक्त और हमारे कर्ज मुक्त पर काम किया जो कर रहे हैं, तो इसका समाज पर आपका आपको क्या लगता है, कैसे प्रभाव पड़ा? क्या आपसे प्रेरित हो रहे हैं? देखिए, अब समाज का मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्शन है, मैं चूंकि मैं खुद 20 एकड़ में खेती करता हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्शन है, मैं 1 किलो भी मंडी में नहीं, अपने प्रोडक्शन को नहीं बेचता। और ये जो है पूरा जो खाने वाले जो डायरेक्ट उपभोक्ता है, जो डायरेक्ट अपने किचन में मेरा एक स्थान है, कहना चाहिए कि मेरे अन्न का स्थान है किचन में। तो वो डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, जो हितग्राही बोल लीजिए, चाहे हमारे सहयोगी भाई बोल लीजिए। तो डायरेक्ट उनके किचन से ऑर्डर आता है कि हमको इतना दाल चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतना ये चाहिए। तो कोशिश ये करते हैं कि हम उनको डायरेक्ट घर पहुंच सेवा दे सकें। तो ऐसा हमारा विश्व मुक्त अन्न की परिकल्पना है। वो आज हमारा जो अन्न है वो रुकता नहीं है, चला जाता है, मतलब पूरा खत्म हो जाता है। पूरा हम लोग बीज के बाद में जो बीज वितरण होता है, बीज के बाद में जो भी अन्न बचता है उसका मिलिंग करवा के बराबर चावल जो है सेल आउट कर देते हैं। उससे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और खाने वालों को भी ज़्यादा उसमें टेस्टी लगता है। जी 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 आदरणीय, अतिशय सुंदर। निश्चित ही ये अच्छी बातें हैं, अच्छा प्रश्न रहा और उससे अच्छी बातें निकल के सामने आई कि जो बीज है और उससे होने वाला जो उत्पादन है वो आप स्थानीय मंडी में या फिर ऐसे
उपभोक्ताओं के हाथ में नहीं जाता, जो कि सस्ते में या उसकी वैल्यू न समझ करके आप सीधे इस विश्व मुक्त भोजन को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहे हैं, उनके किचन तक पहुंचा रहे हैं, और उससे जो आमदनी आ रही है उससे आप प्रफुल्लित हैं, प्रसन्न हैं, और आपके साथी भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, प्रसन्नता और समृद्धि की दिशा में। इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका प्रश्न है, कृपया आप रखिएगा। जी हाँ, सदन को नमन। और आज पुनः धान की खेती पर चर्चा हो रही है, तो मैं उसी नर्मदापुरम होशंगाबाद से हूँ, जहाँ रिछारिया जी का जन्म हुआ शूनी मालवा में। तो मैं प्रणाम करता हूँ। और उनकी बात जो होती है, तो सर जैसे मेरे दो प्रश्न हैं कि आपने कहा उन्हें 24,000 वैरायटी का मतलब लोगों को परिचय कराया, उनकी खोज की या उनको जो किया, एकत्रित किया, तो उनमें से अभी जो है वर्तमान में क्या वो 24,000 वैरायटी कहीं संरक्षित हो रही है या समाप्त हो गई? और दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा जो आपके यहाँ जो वैरायटी है, खाने की जो वैरायटी है, उनमें जो कम समय में पकने वाली कौन सी वैरायटी है? जी हो। कम समय में पकने वाली सर, तो ये आदरणीय रमेश जी, एक करहनी करके जो वैरायटी है, ये 60 दिन में पक के रेडी हो जाता है। करहनी ये वैरायटी हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, और उड़ीसा के कालाहांडी के क्षेत्र के पहले भी ये वैरायटी पाया जाता है, और ये विलुप्त प्रजाति है। ये जो है वैरायटी खत्म होने के कगार पे है। तो इसको जो है, चूंकि इसका उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6 क्विंटल से ज्यादा होता नहीं है करहनी जो है 1 एकड़ में, और इसके अंदर रेड राइस मतलब लाल चावल निकलता है, लाल चावल निकलता है, और कुपोषण दूर करता है ये जो चावल जो है। तो एक वैरायटी ये है। एक प्रश्न ये है आपका, जिसका सबसे जल्दी पकने वाला जो वैरायटी के रूप में मैं अवगत करवाया। और दूसरा चीज ये है कि आप बोले कि डॉक्टर रिचारिया साहब 24 वैरायटी कलेक्शन करके रखे हैं, तो ये सत्यता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। रिचारिया साहब हमारे लिए प्रेरणादायी है, और 24,000 वैरायटी, जिस जमाने में लोगों के पास साइकिल नहीं था या लोग रास्ता नहीं था, ऐसा नहीं, मैंने रोड सड़क नहीं था, उस समय में उन्होंने भरसक प्रयास करके दिन रात मेहनत करके 24 वैरायटी कलेक्शन की, और वो आज इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज में वो वैरायटी सब है, और ज़्यादातर वैरायटी को लगाया जाता है, पुनर्जीवित किया जाता है, और बहुत सारा ऐसा वैरायटी है जो जर्म प्लाजा में रखा गया है, ऐसा बताते हैं। लेकिन हम लोगों को वो वैरायटी आसानी से नहीं मिलता। हमारे जो और किसान भाई हैं, जो संरक्षण के हमारे सहयोगी हैं या उस साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके द्वारा हमारे किसानों को मिलता है या हमको मिलता है, जिसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर रिचारिया साहब जो कलेक्शन किए थे वो किसानों के हित के लिए है, और किसानों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो किसानों को सरकार द्वारा वितरण नहीं किया गया। बीच बीच में वितरण करने का प्रयास जरूर किए थे, लेकिन वो असफल रहा। वो वैरायटी को यदि वितरण किया जाता तो निश्चित तौर पे ये वैरायटी 24,000 आज जीवित रहते, और किसानों को इससे लाभ मिलता। बहुत एक से एक वैरायटी है। जी जी हो। जी, महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है, और इससे ये भी विदित होता है कि जहां किसान अपनी प्रजातियों को, सुरक्षित की जा रही प्रजातियों को आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही विश्वविद्यालय भी अगर वहाँ प्रोडक्शन होता तो वहाँ इतना जगह नहीं बचती कि वो अपने एक रूम में विश्वविद्यालय में ही रखें। ये प्रसार जन जन तक होता, और इसका शीशे में, दर्पण में सीधे प्रभाव ये आता है, तस्वीर ये बनती है कि विश्वविद्यालय जिसके पास इतनी सारी वैरायटीज हैं, उसको लगातार अपने अनुसंधान से और उत्पादन से किसानों तक ये प्रजातियां पहुंचानी हैं,
क्योंकि बहुत ही बहुमूल्य प्रजातियां और गुणवान प्रजातियां उनमें से होंगी। खैर, ये विषय अलग है। और इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आदरणीय अशोक पटेल सर, आपका हैंड इज है, कृपया अपनी बात रखिएगा। जी ओम। राजेंद्र चंद्राकर जी को बहुत बहुत बधाई ये महान कार्य करने के लिए। मेरे 2-3 प्रश्न हैं। जी बोलिए। पहला प्रश्न तो ये है कि जो धान है, धान को जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में नाइट्रोजन की पूर्ति कैसी होती है, ओ पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि जो बीज संरक्षण का जो अपन कार्य कर रहे हैं, इससे फायदा क्या है? जी उत्तर देते चलूं क्या? हाँ, उत्तर देते चलो सर, फिर मैं पूछता जाऊं। प्राकृतिक खेती में देखिए, नाइट्रोजन का आपने जिक्र किया है, तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग डालते हैं जीवामृतम, जीवामृत डालते हैं, तो उससे नाइट्रोजन का ऑलरेडी उसमें पोषण मिल जाता है भरपूर मात्रा में। जीवामृत डालते हैं और जीवामृत तो हम भी डालते हैं गेहूं में, लेकिन दिक्कत आ रही है हमको। मैं भी 2014 से कर रहा हूँ जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, और भरपूर मात्रा में गोबर गोमूत्र है, लेकिन नाइट्रोजन में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी तक भी उत्पादन उसका अच्छा नहीं है गेहूं का। जीवामृत जबकि हम डालते, रेगुलर डालते हैं। गेहूं के बारे मेरा में प्रैक्टिकल किया हुआ है ये। और कोई वैज्ञानिक को मैं चैलेंज देता हूँ, कोई वैज्ञानिक पूरे हिंदुस्तान में है कि वो डाल के बता, पैदा करके बता दे वो कैसा क्या कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रही। अच्छा, एक मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है जी। यदि आप गेहूं की खेती कर रहे हैं और मालवा क्षेत्र में रहते हैं, तो मालवा की मिट्टी तो उपजाऊ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप ऐसा शुरुआत कर सकते हैं, जब भी गेहूं आप लगाएं तो कम से कम घन जीवामृत 5 क्विंटल से लेकर के 10 क्विंटल तक की तैयारी हो 1 एकड़ के लिए। दिया भरपूर, पूरा खेत पटा दिया, जीवामृत से। और जो चाहिए पूरे साधन है, एक साधन है, जो चाहिए वो, जितना गोबर चाहिए 50 टाली चाहिए, 50 टाली भी गोबर है, फिर भी पैदावार नहीं हो रही है बगैर, मतलब यूरिया खैर मैंने डाला ही नहीं, मैंने संकल्प ले लिया। लेकिन जिसमें यूरिया डालते हैं उसकी ज्यादा पैदावार हो रही, 25-26 कुंटल, और ये 10-12 कुंटल पर टका। अच्छा। जी। गेहूं का विशेष अनुभव नहीं है आदरणीय? मैं जब सुनता हूँ, अभी की बातें सुनता हूँ, हिंदुस्तान का कोई ऐसा वैज्ञानिक पेड़ करके बता दे 20 कुंटल गेहूं बगैर यूरिया के, तो मैं उसको अवार्ड देता हूँ, कृषि कर्मण्य अवार्ड दूंगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, मुझे गेहूं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर धान का खेती करते हैं और धान के बाद चना लगाते हैं, घर खाने के लिए जरूर तो गेहूं लगाते हैं, तो विशेष अनुभव नहीं है इसका। और हर पानी में बोलते हैं, जैसे मैं अभी बुलंदशहर के पास में एक किसान के पास गया था, संजीव वैद्य जी के पास में, तो वहां पे उन्होंने कहा कि गेहूं हमारा 18 से 20 क्विंटल तक के आ जाता है। तो उन्होंने ये बात सुझाई थी, मैं 5 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से, छोटा किसान है चूंकि, ज्यादा बड़ा किसान तो नहीं है, तो उन्होंने बात सुझाई थी। मैंने भी इस बात को रखा था कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन का दिक्कत है नेचुरल फार्मिंग में, तो 5 से 10 क्विंटल आप कलेक्ट करके रखिए, घन जीवामृत बना के रखिए, और हर पानी में जीवामृत छोड़िए, ऐसा उन्होंने बताया था। और मैं 5 क्विंटल तो मैं डालता हूँ धान के खेत में, है ना, लेकिन गेहूं का मुझे विशेष अनुभव नहीं है। जी, दूसरा प्रश्न लीजिए। जी पटेल जी, आपका दूसरा प्रश्न। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और जो आदरणीय पटेल जी का प्रश्न है, संभवतः है हो जाता है, मूंग हो जाता है, लेकिन गेहूं पैदा नहीं हो रहा है, ये क्या दिक्कत है? इसमें जो प्राकृतिक जो बीज है ना
पटेल साहब, गेहूं आपको वैरायटी जी। कौन सा लेते हैं बाय द वे? वैरायटी मैंने सब वैरायटी बो के देख ली। अच्छा 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 अच्छा। सब वैरायटी जो बो के देख ली, कोई वैरायटी नहीं। हाँ 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 2014 से तुप रहा हूँ मैं, अब 2014 से आज 24-25 हो गया, 12 कुंटल से ज्यादा पैदावार नहीं। 12 पहले 5-6 थी, अब 12 पे आई है। तो निश्चित तौर से कार्बन की जो मात्रा है वो थोड़ा कम होगा, वैसा लग रहा है मुझे। अब मैं एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकता, मैं इतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन समझ में वही आ रहा है कि कार्बन जो परसेंटेज आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है, यही लग रहा है। जी ये प्रश्न ऐसा है कि जिसपे पुनः दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे आदरणीय पटेल सर, क्योंकि ये बात सामने आई है। अच्छा, और दूसरा प्रश्न मेरा ये सर, बीज संरक्षण जो अपन करते हैं ये सब, ये इससे अपने किसान को क्या फायदा है उससे बीज संरक्षण करने से? भाई बीज संरक्षण करने का कार्य तो रिसर्च सेंटरों का है। अपन जो किसान इतना परेशान होता है, 5-5, 6-6 साल तक उसकी जिंदगी लग जाती है, तो इसमें कोई आर्थिक लाभ है क्या? जी जी, आर्थिक लाभ है ना, क्यों नहीं है भाई। आप हर बार मार्केट में जाओगे बीज लेने तो आपके जेब से पैसा कटेगा ना? नहीं कटेगा। तो आपको हर बार बीज लेने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी बीज को पुनः अपने खेत में स्थापित करें, हर बार बीज लेने की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, देसी ये बीजों में कार्य यही तो खासियत है। नहीं, जो खुद के बोने के लिए बीज तो हर किसान रखते ही है, कोई ऐसा नहीं मार्केट में किसान जाता है जो जी बीज संरक्षण की जो बहुत सी वेराइटियां संरक्षण करते हैं, और कि मेरे को 10 साल लग गए, मेरे 5 साल लग गए, मैंने 25 वेराइटी इकट्ठी कर ली। मैंने तो इतना जीवन भगवान ने इतना अमूल्य दिया है, तो ये कामों में क्या फायदा मेरे को ये समझ में नहीं आ रही। ये काम तो देखिए वैज्ञानिकों का है। पटेल साहब, अपनी अपनी रुचि है। यदि हम बोल दे डॉक्टर ही पेशेंट को ठीक कर सकता है, तो नेचुरोपैथी की आवश्यकता नहीं है या आहार की आवश्यकता नहीं है, अपन ये मान ले क्या? ये मान ही नहीं सकते भाई। जिनका जो काम है, जिनका जो मर्जी है, जिनका जो शौक है, वो जरूर पूरा करना चाहिए उनको जो है। तो तो ये संरक्षण का हमारा शौक है, ऐसा समझ लीजिए, रुचि है उसमें। उसमें आर्थिक अब लाभ का नहीं है, कुछ आर्थिक लाभ नहीं होता? आर्थिक लाभ होता है ना, क्यों नहीं होता? हमारे क्या होता? हम हर साल 500 माने देश में 500,000 किसानों के पास में हम अपना बीज पहुंचा देते हैं, तो निश्चित तौर पे हमको आर्थिक लाभ होता होगा ना उसमें। वही सर, वही मेरा कहने का मतलब, क्योंकि इतना किसान परेशान होता है, इतना वो होता है, तो उसको आर्थिक लाभ जरूर होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल पता होना लगे कि चाहिए। जिंदगी यूं ही खुट गई, बहुत मुश्किल से तो मानव तन पाता है पटेल साहब, इंसान। लेकिन मैंने पहले पहले ही बोल दिया था, विष मुक्त अन्न और कर्ज मुक्त किसान। अब इसमें सारा चीज छुपा हुआ है ना? इसमें सारा चीज आ जाता है, आपका घर का खर्च आ जाता है, इसमें आपके बच्चों का परवरिश आ जाता है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, इसके सब इसी में आ जाता है। जी जी, हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्न भी लेते हैं। और ये बात जी निश्चित है, एक बड़ा प्रश्न आदरणीय पटेल साहब ने रखा है और अच्छा प्रश्न रखा है कि जब हमको नफा ही देखना है या फिर अच्छी कमाई करनी है, तो उन बीजों को संरक्षण क्यों किया जाए इतने सारे बीजों का। लेकिन उसका सुंदर उत्तर ये भी दिया गया है कि जब हम अपने जीवन को सुंदर मान रहे हैं, तो जिन बीजों के, जिन क्रॉप्स के, जिन फसलों के सुंदर व्यवहार से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उनको हम अच्छा न माने जो हमारे जीवन को जीवनदायिनी दे रहे हैं, या फिर उन बीजों की तरफ जाएं जिस पर आज हम एक तरफ से दोहरी चर्चा भी कर रहे हैं। वही बीज हमें कर्ज में डुबो रहे हैं, वही बीज एक बार डाले तो दोबारा नहीं आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया, और उसमें दूसरा उत्तर ये भी कि हमें जो स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, समृद्धि प्रदान कर रहा है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर आप तक पहुंचते हैं, आप बात रखिएगा। धन्यवाद दिनेश जी। जो चर्चा चल रही थी वो मैं सुन रहा था, और इसीलिए इस चर्चा का पार्टिसिपेट होने के लिए मैंने हैंड रेज किया था। जो पटेल साहब ने सवाल पूछा, बहुत जीनाइन है सवाल, कि बीजों का संरक्षण करने का काम रिसर्च सेंटर्स और सबका है,
और जो किसान इतनी मेहनत कर रहे हैं उसकी क्या जरूरत है, यह निश्चित रूप से किसी की भी मन में आएगा। तो उसमें मेरी जो वैज्ञानिक जानकारी है मैं सिर्फ दे दूं सदन को कि NBGPR करके एक नेशनल संस्था होती है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज करके, जो हर देश के पास होती है, अपने देश के पास में भी है, दिल्ली में वो है। मैंने वो उसमें 2-3 बार, मैं जब स्टूडेंट था तब से मैं 2-3 बार विजिट भी किया है। सर उनका काम है कि सिर्फ बीजों की अलग अलग वेराइटीज है उनको संरक्षित करने का, संरक्षित करने के बाद में वो जो प्रचलित वेराइटीज है जो बड़े पैमाने में चलती है उन्हीं को वो जो कृषि विज्ञान केंद्र है या यूनिवर्सिटीज है, ये यूनिवर्सिटीज का उसको प्रचलन में देती है, और जो रेयर बीज है वो उन्हीं के पास रहते हैं, उनको मल्टीप्लाई नहीं करते। एक दूसरा कि ये जो विद्यापीठ होते हैं, यूनिवर्सिटीज और कृषि विज्ञान केंद्र, इनको सरकार के आदेश के मुताबिक सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाओ, मुनाफा बढ़ाओ, ऐसे ही किस्मों का, और उसमें भी जिसमें व्यापार होता है, ट्रेडिंग होता है, ऐसी ही चीजों के बारे में जानकारी और निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दावे के साथ में क्योंकि हमारे नागपुर में सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पूरा देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे मैं कई बार गया हूँ और वहाँ के वैज्ञानिकों से चर्चा भी की है। इस सदन में भी मैंने पहले रखा था कि उनको मैंने बोला कि भाई आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है तो आप हाइब्रिड वेराइटीज निकालने के बजाय आप स्ट्रेट वेराइटीज क्यों नहीं निकालते? स्ट्रेट वेराइटीज निकालो तो किसान को बार बार मार्केट में जाना नहीं पड़ेगा, और हाइब्रिड निकालोगे तो हर साल उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों नहीं करते? तो वहाँ के जो डायरेक्टर हमारे मित्र थे पुराने, रिटायर हो गए हैं, उन्होंने बोला था कि सर हम यहाँ पे बड़े पोस्ट पे है, बड़े साइंटिस्ट है, सब है, लेकिन हमको जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, प्लानिंग कमीशन जो बोलता है उसी के दायरे में काम करना पड़ता, हम अपने मर्जी से काम नहीं कर पाते। वहाँ पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छी सी स्ट्रेट वेराइटीज निकाली थी। उनका भी कहना था कि हम सिर्फ ट्रायल के लिए देते हैं, ट्रायल के बाद में थोड़ा बहुत उससे ये हो जाता है, लेकिन उसको बड़े पैमाने में चलन करने में जो है वो हमको दिक्कत है। तो मेरा कहने का दूसरा बिंदु है कि सरकारी नियंत्रण जो है, ये सरकारी नियंत्रण कॉमर्स और जो मुनाफाखोरी वाला जो विभाग है वही देखता है। वो किसानों की स्ट्रेट वेराइटीज और उनकी डिपेंडेंसी कम करना नहीं चाहता। उनका एक फार्मूला है कि मार्केट डिपेंडेंसी जितनी रहेंगी उतना मार्केट में चलन रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बढ़ेंगे। ये जो उनकी अलग थ्योरी है, इसलिए वो स्ट्रेट वेराइटीज में काम करना पसंद नहीं करते और प्रोत्साहन उसको सरकार नहीं देती है। अब इसमें से वे आउट ये है कि जो हम हमेशा कहते हैं कि किसान यदि प्रेशर ग्रुप्स निर्माण करते हैं कि भाई हम इसमें स्ट्रेट वेराइटीज ही चाहिए और वो हमको कृषि विज्ञान केंद्रों ने और यूनिवर्सिटीज ने देनी चाहिए, ऐसी एक डिमांड होनी चाहिए। हर जहाँ जहाँ संभव हो उस माध्यम से, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जो भी हमारे प्रेशर ग्रुप्स है, वो प्रेशर ग्रुप्स के जरिए। एक दूसरा ऐसा है कि इनको एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज जो दी है, वो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज चाहे गांव का मतलब वो जो हमको पढ़ाता है, ग्राम सेवक बोलो या जो भी बोलो, कृषि सेवक बोलो, इनको सबको जो पढ़ाई दी गई है वो हाइब्रिड सीड्स लगाने के लिए अंतर कैसे रखना, क्या रखना, यही वो बताते हैं। और ये गड़बड़ सब यही पे होती है क्योंकि स्ट्रेट वेराइटीज में हाई डेंसिटी पॉपुलेशन लगानी पड़ती है। अब हाई डेंसिटी मतलब वहां पे 3-4 किलो बीज डालना पड़ता है, और ये जो ग्राम सेवक होता है या कृषि सेवक होता है वो बोलता है कि 450 ग्राम में आपने 1 एकड़ में लगाना है। अब 450 ग्राम हाइब्रिड में ठीक है, लेकिन वहां पे अगर स्ट्रेट वेराइटी लगानी है तो 4 किलो बीज लगाना पड़ता है। यही पे सब गड़बड़ हो चुकी है। 450 ग्राम अगर आप स्ट्रेट वेराइटी लगाओ तो उसमें उत्पादन होना ही नहीं है। तो किसानों के मन में ये ठन जाता है कि भाई स्ट्रेट वेराइटी से उत्पादन नहीं आता। एक्चुअली यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन लगाने की जरूरत है। तो ये सब में काम करने की और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की सरकारी यंत्रणा जो है वो सरकारी यंत्रणा काम नहीं करती। फिर से वही बात आती है कि हम तो कॉमर्स के लिए और ट्रेड के लिए किसान बार बार मार्केट में जाना चाहिए, उससे ही इकोनॉमी बढ़ेगी। यह जो एक बेसिक फार्मूला है, यह बेसिक फार्मूला जब तक बदलेगा नहीं तब तक ये सारे जो हम प्राइवेट काम जो कर रहे हैं या आज के मुख्य अतिथि जैसे जो लोग काम कर रहे हैं वो काम करने ही पड़ेंगे। और उसमें लेकिन इससे पूरा सोल्यूशन निकलेगा ऐसा नहीं। हम सबको मिलके, ऐसे लोगों को भी मिलके कि
सरकार पर हमको प्रेशर ग्रुप देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि स्टेट वेराइटीज का निर्माण करो, तो ही हमारी आत्मनिर्भरता आएगी और मार्केट की डिपेंडेंसी कम होगी। यही मेरा कथन था। धन्यवाद। जी जी आदरणीय, ये बात और सोची हुई बात सामने आई है कि और जिस कारण से किसान, असल में देखा जाए तो ये आकलन किया जाए हमारी अध्ययन के दौरान भी, जब हम बीज संरक्षण पर बात कर रहे हैं, तो किसानों ने अगर तुलना की जाए संस्थानों से, उनसे बेहतर कार्य किए, ये बात निश्चित है। और आपके इस वक्तव्य से भी ये बात स्पष्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आदरणीय सीएम राय सर, आपका हैंड रेज है, कृपया। जी ओम, सदन को प्रणाम। सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सुगंधित जो चावल की प्रजातियां हैं, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? जी हो। आदरणीय सीएम सर, सुगंधित वैरायटी में छत्तीसगढ़ में लगभग 100 से ज्यादा वैरायटी है, लेकिन हमारे पास लगभग 15-16 वैरायटी का जो है कलेक्शन हुआ है, जिसमें बढ़िया वैरायटी जो जिसको ज्यादा सुगंध बोल सकते हैं, या फिर उसके अंदर जो है हाईएस्ट जो एरोमा है, उसमें सबसे पहले तो है रामजीरा, दूसरा है तुलसी मंजरी और तीसरा है लोकटी माछी। तीनों अलग अलग जगह की वैरायटी है। लोकटी माछी बस्तर का वैरायटी है, तुलसी मंजरी जो है मैदानी क्षेत्र का वैरायटी है, और रामजीरा जो है सरगुजा का वैरायटी है। तो ये तीनों वैरायटी अलग अलग जगह, दिखने में एक जैसा जरूर है, लेकिन सबका नाम अलग अलग है, सबका एरोमा अलग अलग है। तो ये तीनों वैरायटी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलन में है और इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब जी धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय। और मैं डॉक्टर रोशनलाल राउत सर, आप बात रखिएगा। सर आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है संभवतः। जी सर, जो बात जी आवाज नहीं आ रही है सर। साहब आवाज नहीं आ रही। नहीं, कम आ रही है। जी जब तक आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर की आवाज पहुंचती है या वो नेटवर्क में आते हैं, मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री पवन कुमार सर से कि आप इस वार्तालाप में आए और मार्गदर्शन दीजिएगा। जी धन्यवाद दिनेश जी, बहुत सुंदर आज की चर्चा। आज के मुख्य वक्ता द्वारा बीज के ऊपर जो अनुभव अपने बताए हैं, मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बीज उत्पादक और विस्तारकर्ता अभी तक के आए हैं, तो उससे हमें कुछ आज एक नई सीख मिली है, नई जानकारी मिली है। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और मुद्दा जो कि चर्चा में आज आया है, वो सिस्टम्स के ऊपर है, जो कि पटेल जी ने भी उठाया है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। उसमें दो चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहला यह है कि हमारा जो सिस्टम्स हैं, क्या वो सेंट्रलाइज्ड अच्छे हैं या डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स अच्छे हैं, जो बीज के संदर्भ में सामने निकल के आए हैं। क्या हमारी व्यवस्थाएं गांव और मतलब बीज संरक्षक उनके आधारित हों या सेंट्रलाइज्ड हों, सरकार आधारित हों या किसी और संस्था आधारित हों। ये प्रश्न और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दोनों तरह के पक्षों का अनुभव हमें देखने को मिला है। जब हम चिंतन करेंगे और किसी दिन एक सत्र पर बातचीत करेंगे, तो दोनों तरह की व्यवस्थाओं के फायदे और नुकसान और उसके अनुभव क्या है,
सीड के संदर्भ में तो डॉक्टर रिचारिया का जो काम था एक सेंट्रलाइज तरीके से उनका हुआ, 50,000 वैरायटी को उन्होंने संरक्षित किया। लेकिन क्या हुआ, वो जीन रॉबरी हो गई, क्योंकि वो सेंट्रलाइज व्यवस्था के अंतर्गत किसी को उसमें से चोरी करना उसमें से आसान हो गया, जिसके ऊपर हमने पूर्व में भी चर्चा की। इसी तरह से जो दूसरा जो मुद्दा है जो उसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या सब कुछ व्यावसायिक आधारित हो या इसमें कोई चीज़ें स्वेच्छा आधारित भी हो। तो इन दो मुद्दों को हम आने वाले समय पर लें, ऐसा मेरा सदन से निवेदन हो। और क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें अपने आप में ही अपूर्ण है और इन अपूर्णताओं के हमारे अपने सबके अपने अनुभव हैं। योगाहार कार्यक्रम भी अपने आप में एक वॉलंटरी बेस्ड जो एफर्ट है उसके अपने अनुभव हैं। तो अगर हम व्यावसायिक रूप से ही केवल हर चीज़ को देखें और बाकी चीज़ों से नहीं देखें तो उसमें भी एक अपूर्णता है। तो इन दो मुद्दों के ऊपर आने वाले दिनों पर सदन के द्वारा अगर चर्चा की जाती है, अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है, तो निश्चित रूप से हमारे अनुभव भी सामने आएंगे और उससे हमें कार्य को कर रहे हैं उसमें से भी इस चीज़ को विभाजित करने में आसानी होगी कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसका संदर्भ क्या है। मुझे इतना ही कहना है। आज के मुख्य वक्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और ये महत्वपूर्ण बात आपने निष्कर्ष रूप में सामने लाई है कि हम सिस्टम की बात करें, हम अपने व्यवहार और कर्तव्यों की बात करें, साथ में हमारी जो आए दिन किसानों से वार्तालाप हो रही है, तो इनसे बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और इन पे कि क्या हम स्वतः सुखा या फिर अन्य मुद्दों पे भी बात रख सकते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा आपने रखा है सदन में और निश्चित ही कुछ समय में, कुछ दिनों में हम इस पे भी चर्चा करेंगे। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत सर का हैंड रेज हो रहा है। जी सर, आप सर बात रखिए। जी अब मेरी आवाज आ रही क्या आदरणीय दिनेश जी? स्पष्ट सर। आवाज जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चंद्राकर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आज के योगाचार्य जी को भी धन्यवाद जिन्होंने बढ़िया योग कराया। निश्चित रूप से चर्चा हमेशा हमारी बड़े सकारात्मक माहौल में चलती है और आज भी हमारे अशोक भैया ने जो प्रश्न उठाए हैं, क्या कुछ व्यवहारिक प्रश्न है उनके, वो उसको वैसे भी अदरवाइज नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जो है वो हमेशा अशोक भैया मुखर होके उठाते हैं, तो उनमें उन पर भी विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम पूरा जो हम बोल रहे हैं कि हम समन्वित की बात करें, जो हमारी सरकार भी बोलती है, भारत सरकार भी कहती है और सरकारी प्रयास भी, हम कुछ जहाँ पर हम अभी जो हम प्राकृतिक अपने लिए जो हम बात कर रहे हैं अपने उत्पादन के लिए, हम प्राकृतिक की बात करें, जैविक की बात करें, और जो हम कॉमर्शियल की बात कर रहे हैं उसमें हम समन्वित की बात करें कि हम पोषक तत्वों का समन्वित प्रबंधन करें। हमारा जो जितने भी हम इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज हैं इनके समन्वित पोषण की बात करें, तो हमारा ना उपज कम होगी और ना जमीन की उर्वरता कम होगी और ना ही जो हमारा जो जहर है वो उस मात्रा में जाएगा। एक वास्तव में क्या है कि इन सब जहरों के जो भी हमारे वो हैं, इनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मानक तय किए गए हैं कि इस लेवल से ऊपर इनकी इतना पीपीएम, इतना माइक्रोग्राम, इतना उसमें भोजन में अगर है तो वो हानिकारक लेवल से कम है, तो उस लेवल तक नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो हम उनको देखते हुए और इस पर काम कर सकते हैं। और जैसा एक जो मेरा ज्ञान है उसमें एक चीज और मैं बस जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी है जिससे हम ये पता कर सके कि नाइट्रोजन कहाँ से आया है। क्या वो नाइट्रोजन गोबर की खाद से आया है या यूरिया से आया है, या फास्फोरस जो आया है वो डीएपी से आया है या भूमि के किसी स्रोत से आया है या पीएसबी के द्वारा जो सॉल्युबलाइज हुआ उससे आया। तो ये, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है, ट्रेसर एलिमेंट टेक्निक, जो सामान्यतः जब हम पोषक तत्वों के ट्रेस करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं,
कि कौन सा तत्व कहाँ पहुंचा, तो वो रेडियो एक्टिव तकनीक है और बहुत उस तरह से उसको करते हैं, और वो सिर्फ प्रायोगिक रूप से ही की जाती है कि हम उसमें डेफिशिएंसी देखने के लिए या एक्सेस जो होता है उसको देखने के लिए हम उपयोग करते हैं। रेडियो ट्रेसर होते हैं, कुछ रेडियो एलिमेंट होते हैं, उनको हम यूज करते हैं और उनको जड़ों में बहुत सूक्ष्म मात्रा में देते हैं, और फिर उनको पत्तियों में, उनके फलों में, बीजों में, सब में हम उनका अध्ययन करते हैं कि किस मात्रा में वो पहुंचा। तो वो संभव नहीं है कि हम जो पोषक तत्व हैं उनके स्रोत का पता कर सके, कोई भी तकनीक अभी तक डेवलप नहीं हुई है। दूसरी बात, बीजों के संरक्षण की हम बात करें तो एनबीपीजीआर हमारे देश में काम करता है, दूसरे देशों में भी ये संस्था काम करती है। तो जो अपने स्रोत से अगर कोई कंजर्व कर रहा है तो वो अपने लेवल पे करे। इससे क्या होता है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, कई बार जो चीजें हैं वो कभी कोई आपदा आ जाए, कोई वो आ जाए, तो ये हमारा देश विभिन्नताओं का देश रहा और थोड़ा थोड़ा मात्रा में हर लोगों ने चीजों को इकट्ठा किया है, और निश्चित रूप से जब आपदा आई है तो यही चीजें हमें सपोर्ट देती है और हमारे सिस्टम को ठीक रखने में मदद करती है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि समाज समावेशी समाज है, और इसमें सिर्फ अगर हम शासकीय संस्थानों की बात करें तो इनका काम है, इनके पास सारे, आज आप किसी भी वैरायटी का, जितनी भी आप बात कर रहे हैं रिछारिया साहब की या जो भी जर्मप्लाज उन्होंने एनबीपीजीआर में दिए हैं, तो ये सारे आपको, अगर आप मांग करते हैं कि हमको ये फला वैरायटी की 10 बीज हमको चाहिए, और पहले आपको उसकी आपकी वो बतानी पड़ेगी कि हम क्या करेंगे, और वो तार्किक रूप से ठीक हो और उससे संतुष्टि हो एनबीपीजीआर को, तो आपको 10-15 बीज 20 बीज आपको दे देंगे, और आपको उसकी रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी, हमने इतना बीज लिया था और इसका इतना उत्पादन करके हमने इस तरह से इसको फैला रहे। आपका उद्देश्य आपके पास होना चाहिए, तब वो आपको दे पाएंगे। और सामान्यतः वो रिसर्च संस्थानों को देते हैं, अगर किसी ने ब्रीडिंग के लिए वो किया तो वे देते हैं। तीसरी बात, हम हाइब्रिड की बात कर रहे थे और ओपी की बात कर रहे थे। तो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज जो है ये निश्चित रूप से हमारे किसानों के लिए फायदेमंद है और ये हमारे सेहत के लिए भी फायदेमंद है, पर चूंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात करें तो पूरी दुनिया हाइब्रिड, बीटी सब इसके ऊपर दौड़ लगा रही है, और किसान एडॉप्शन उस चीज का सबसे फास्ट होता है जो जिससे आर्थिक फायदा हो। आप कुछ भी कर लीजिए, हम इतना मतलब जितना हम हल्ला कर रहे हैं, जितनी बातें कर रहे हैं, हम खूब प्रसार कर रहे हैं, खूब वो कर रहे हैं, और वो तकनीकें हमारी 2% 5% किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों? अच्छा, हाइब्रिड का बहुत प्रचार प्रसार किसी ने नहीं किया, न विश्वविद्यालय ने किया, न किसी ने किया। बीटी का बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ, कुछ चीजों में अभी भी कॉटन में बीटी आ गया, बीटी खूब हो रहा, किसी ने प्रचार प्रसार नहीं किया, कोई संस्था नहीं की। पर चूंकि किसान को वो एक पौधा लगाता है और उससे जब उसमें उत्पादन उसको ज्यादा मिलता है, वो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर उत्पादन उसको ज्यादा मिलता है, तो वो किसी की नहीं सुनता। आप कुछ भी कर लो, जो हमारी जो इकोनॉमी है उसके हिसाब से, क्योंकि आर्थिक स्थिति, अर्थ सारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, सबको पैसा चाहिए, तो निश्चित रूप से अर्थ सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर स्वास्थ्य को भी देखते हुए तो समावेशी कृषि अगर हम की बात करते हैं तो सब अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना था। क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, विचार लंबे हो जाएं, इससे पहले मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, आदरणीय चंद्राकर जी का अभिनंदन, दिनेश जी का अभिनंदन। जी ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने कहा कि अर्थ सभी के लिए जरूरी है और इन्हीं कदमों के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि अर्थ के मायने क्या हैं। लेकिन जब बीज संरक्षण की बात आती है तो बीज संरक्षण का अर्थ क्या है ये भी स्पष्ट इस मंच पर सामने आया है। हाँ, प्रश्न तीखे भी रखे गए हैं, लेकिन उनमें उतनी ही सच्चाई भी सामने आई है जिसका आने वाले समय पर संभवतः कोई उत्तर मिल सकेगा, जिसका अर्थ भी समझ में आएगा। और इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी, आप बात रखिएगा। ओम
सदन को सादर वंदन प्रणाम। 5 बीजों से 5 टन पर भरा रही ये रोमांचकारी और प्रेरणास्पद कहानी है आपकी। इसके लिए आपको शत-शत नमन। शून्य से शिखर तक पहुंचाने में की ये कहानी जीवन में हार न मानकर आगे बढ़ो ये कहती है। आदरणीय चंद्रकार जी, आप जो बीज संरक्षण में काम कर रहे हैं वो बहुत ही मूल्यवान है और देश हित में है और बीज की गुणवत्ता बढ़ाकर एक खूब अच्छा संदेश देने वाली ये कहानी है। मुझे तो लगता है कि आपकी ये 5 बीजों की कहानी किसी स्कूल या विद्यालय में आपको जरूर बतानी चाहिए, जिससे जो घटक है समाज में जिसे प्रेरणा देनी है वो आपकी बातों से, क्योंकि आपने वो जिया है, आपने वो किया है, तो इसलिए वो बच्चों तक जाए ऐसा मुझे लगता है। वो जो 5 बीज थे उसे 5 टन हुआ, उसी प्रकार आज आप 1 से 1000 लोगों तक ये आपकी कहानी ले जाए तो देश के लिए एक प्रेरणादायी काम आपसे होगा। ओम प्रणाम। जी निश्चित दीदी जी, ये 5 बीज 25 टन बन गए और इससे बड़ी कोई सुंदर कहानी क्या हो, और इससे बड़ी कोई सफलता भी बीजों की क्या हो। वास्तव में इन 5 बीजों में ही जितने भी आज के प्रश्न आए हैं, इन 5 बीजों से 25 टन की कहानी को देखा जाए और उससे ही अपना उत्तर और अपने प्रश्न का मिलान किया जाए तो आज की वार्ता का अर्थ सामने आ जाएगा। इसी क्रम में, जबकि आज समय भी आज की वार्ता के लिए संकेत दे चुका है, तो मैं जी आदरणीय गणेश जी का भी हैंड रेस था, तो उन्हें बुला लें। जी निश्चित ही क्षमा करिएगा, मैं देख नहीं पाया। आदरणीय गणेश गौर साहब, आपका हैंड रेस था और कृपया आप बात रखिएगा, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जी सदन को प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि हम जैसे मध्य प्रदेश से हैं और नर्मदापुरम जिले से हैं, तो हमारे लिए सुटेबल धान की वैरायटी कौन सी हो सकती है? और हम जो कर रहे हैं अभी, जैसे पोहे की कर रहे हैं और 11-21 लगाई है, 17-18 लगा चुके हैं, 1886, 1885 पूसा है, PB1 है, ये वैरायटियां हमारे यहाँ चलन में है। तो यदि अपन कहें कि हाइब्रिड छोड़ के और इनके समानार्थी कौन कौन सी वैरायटी हैं, तो उसके लिए मैं जानना चाह रहा था। आपका माइक बंद है। माइक खोलिए मुख्य अतिथि महोदय, माइक खोलो। हाँ, आदरणीय चंद्राकर जी, आप माइक खोल दीजिएगा। संभवतः है वहां तक। हाँ सर, आप ना म्यूट हो रखे हैं, अनम्यूट हो जाएगा, वो छोटा सा जो माइक है वो टच कर लीजिए। हाँ, ये जो छोटा कैप्सूल है उसको टच कर लीजिए। उस पे कटे का निशान जो आ रहा है, उस कटे को निशान को हटा दीजिए। भाई साहब स्क्रीन पर टच करिए और फिर स्क्रीन पे नीचे लाइन में वीडियो, ऑडियो, हैंडरेज और 3 बिंदु और लाल निशान आएगा, उसमें से सेकंड वाले को टच कर दीजिए। लेफ्ट हो गए भाई साहब। हाँ, पुनः आप हाँ, अब आया सर,
जी जी। तो सबसे पहले तो सर आप जो जितने भी वैरायटी का नाम गिनाए हैं, ये ज़्यादातर सब हाइब्रिड और रिसर्च बीज है। इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा मैं कि आप एक बार डॉक्टर राजेश कपूर का वीडियो देखिए। ऊर्जा विज्ञान से भरा पड़ा है पूरा। जी 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 जी। तो एक बार आप निश्चित तौर पे डॉक्टर राजेश कपूर का वीडियो देखिए, और उसमें जो आपको लगे कि हाँ इसमें ऊर्जा से भरा है ये देसी बीज जो है, तो उसमें आपकी काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, पोहा की वैरायटी आपने जिक्र किया है, तो पोहा का जो एक वैरायटी है जिसने विभिन्न प्रकार का बीज बनाए, विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो हमारे यहाँ का जो देसी बीज है चेपटी गुरमतिया बोलते हैं उसको, उसका उससे लगभग लगभग 8-10 प्रकार का बीज हुआ है, जिसमें महामाया है एक प्रकार से पोहा का वैरायटी, उसी से चेपटी गुरमतिया से ही बना है। राजेश्वरी करके जो आता है, ये एजीकेबी ने निर्माण किया, वो सब है उसी से। तो देसी बीज में आप जाएंगे सर, तो ये चेपटी गुरमतिया जो है वो बड़ा अच्छा वैरायटी है। और एक कंठा सेला करके भी वैरायटी भी आता है, वो भी पोहा का वैरायटी है। और एक और वैरायटी है जय बजरंग करके आता है, वो वैरायटी है। ये दोनों वैरायटी सर मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सब पोहा का वैरायटी है जी। यूट्यूब में मिल जाएंगे कपूर सर? हाँ कपूर सर यूट्यूब में है ना, ऊर्जा विज्ञान से भरे पड़े हैं वो। ऊर्जा विज्ञान में क्या नाम बताया? डॉक्टर राजेश कपूर, ठीक। हिमाचल के रहने वाले हैं। उनके साथ 1 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे। और जो देसी बीज है